देखो बेटा, आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज डेटा हैंडलिंग, मतलब डेटा को जो हैंडल, अभी तक हमने ये पढ़ा था, वेरिएबल्स हमने पढ़े, एक्सप्रेशंस पढ़े, स्टेटमेंट्स पढ़े, ये सब चीजें तो हमने पढ़ ली कि होती क्या है। लेकिन मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी प्रोजेक्ट है, बिना डेटा के वो बेकार है। तो डेटा को जो हैंडल करना है, अब हम डेटा को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे, वो सारा इस चैप्टर के अंदर आ जाएगा आपका। ठीक है, सबसे पहले जो आपका टॉपिक है वो ये है कि 4 डेटा टाइप्स के बारे में है। 4 मतलब बेसिक होता है। ठीक है, सबसे पहला जो आपका डेटा टाइप है दैट इज नंबर्स, मतलब इंटीजर्स। नंबर्स ही ले लो, दोनों में आ जाएगा। ठीक है, नंबर्स में कौन कौन से आते हैं? एक होता है इंटीजर्स, इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक होता है इंटीजर्स, ठीक है, और एक होता है फ्लोट। ठीक है, इंटीजर के अंदर, इसके अंदर एक और पार्ट आता है दैट इज बूलियन। इंटीजर का मतलब इसमें साइंड अनसाइंड दोनों आते हैं। साइंड का मतलब +2 भी और -2 भी, दोनों चीजें। बात समझ में आ रही है? इंटीजर एग्जाम्पल हम लिखते चले, अगर जो फर्स्ट वाला है ये इंटीजर का मतलब क्या होता है? इट इंक्लूड्स ऑल द नंबर्स आइदर दैट इज पॉजिटिव और दैट इज नेगेटिव। ठीक है, जैसे कि मान लो -3, 0, 5, 92, ये सब किसके पार्ट है? इंटीजर। साइन का मतलब है कि उसके आगे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइन का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या आते हैं? बूलियन। बूलियन नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे कि 0 और 1। जैसे कि 0 1 नहीं, मतलब ओनली 0 एंड 1, या तो इसको आप ट्रू फॉल्स कह लो, दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स। आप इसको ऑफ ऑन कह लो, दिस इज ऑन, दिस इज ऑफ। ठीक है, बूलियन का मतलब है कि ये केवल 2 ही चीजों में आंसर आपको देगा, या तो ट्रू या फॉल्स, 0 या 1। ऑन ऑफ तो कम ही यूज करते हैं, बेसिकली इन दोनों का ज्यादा यूज होता है, ट्रू फॉल्स से ज्यादा यूज, सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये वाले जो पार्ट है ये किसका पार्ट है? नंबर्स। उसके बाद आते हैं फ्लोट। फ्लोट नंबर्स कौन से होते हैं? जिनमें डेसिमल नंबर्स होते हैं। ठीक है, डेसिमल जैसे कि कुछ भी हो सकता है, ये भी साइंड होता है, इसमें भी हम कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इससे एग्जाम्पल लिख देती हूँ। एग्जाम्पल जैसे कि मान लो -2.4, ठीक है, +9.2, कुछ भी, ये सब चीजें जो डेसिमल वाली वैल्यूज हैं वो किसके अंदर आती है बेटा? फ्लोट कैटेगरी में। नंबर्स समझ में आ गया? नंबर्स के अंदर 2 पार्ट होते हैं इसके, इंटीजर्स। इंटीजर के साथ में एक और पार्ट इसका आता है, क्या होता है? बूलियन। और क्या होता है? फ्लोट। इंटीजर का मतलब कौन से होते हैं? जितने भी नंबर्स होते हैं आइदर दैट इज पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, जैसे -3, 0, कुछ भी हो सकता है एग्जाम्पल। बुलियन का मैंने आपको बताया इसके अंदर 2 ही होंगे, या तो 0 या फिर 1, मतलब ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं फ्लोट नंबर्स। फ्लोट नंबर्स कौन से होते हैं? डेसिमल नंबर्स होते हैं। डेसिमल जैसे कि 2.4, -2.4 है, या +9, मतलब प्लस और माइनस दोनों नंबर्स का हम इसमें यूज करते हैं, इसलिए मैंने आपको ऐसे एग्जाम्पल लिए जिसमें दोनों ही चीजें आ जाए। बात समझ में आ गई? अब जो फ्लोट है उसमें 2 चीजें आती हैं, मैं बताती हूँ आपको, एक सेकेंड। जो फ्लोट वाला है उसके अंदर दो तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसको रफ कर रही हूँ मैं। बेटा समझ में आ रहा है ना हम क्या पढ़ रहे हैं? वो चीजें समझ में आ रही है? फ्लोट के अंदर 2 तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होता है फ्रैक्शनल फॉर्म में। ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म कौन सी होती है? जैसे कि अभी हमने लिखा यही वाला, मान लो 9.24 कुछ भी, ठीक है, -2.3, ये सब क्या है? फ्रैक्शनल फॉर्म है। और दूसरी कौन सी होती है? एक्सपोनेंट फॉर्म। हम जैसे 10 की पावर में करके लिखते हैं ना, वो एक्सपोनेंट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जैसे हमें मान लो लिखना है 3.4 इंटू, या 3 कुछ भी, 3 इंटू 10⁴, तो आप इसको कैसे लिखोगे? 3E04। बात समझ में आ रही है? हम इसको कैसे लिखते हैं? आपको 3.4 होता तो आप जो भी है वो लिख देते 3.4E04, ऐसे करके। यही पावर अगर नेगेटिव में होती, मान लो एक और एग्जाम्पल लिख देते हैं, 2.9 इंटू 10⁻⁻5, आप इसको कैसे लिखते? 2.9E-05। 2.9 - 0.5। 2.9 - 0.5। 2.9 - 0.5। 2.9 - 0.5। 2.9 - 0.5। 2.9 - 0.5। 2.9 - 0.5। 2.9 - 0.5। 2.9 - 0.5। 2.9 - 0.5। 2.9 - 0.5। 2.9 - 0.5। 2.9 - 0.5। 2.9 - 0.5। 2.9 - 0.5। 2.9 - 0.5। 2.9 - 0.5। 2.9 - 0.5। 2.9 - 0.5। 2.9 - 0.5। 2.9 - 0.5। 2.9 - 0.5। 2.9 - 0.5। 2.9 - 0.5। 2.9 - 0.5। 2.9 - 0.5। 2.9 - 0.5। 2.9 - 0.5। 2.9 - 0.5। 2.9 - 0.5। 2.9 - 0.5। 2.9 - 0.5। 2.9 - 0.5। 2.9 - 0.5। 2.
ठीक है, ये होते हैं दो फॉर्म फ्लोट के अंदर। आगे चलते हैं, आगे आते हैं नंबर, इसके अंदर नंबर्स के अंदर ही। अच्छा, नंबर के अंदर बेटा एक चीज और रह गई, इसके अंदर होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स और होते हैं जिसमें आप रियल और इमेजिनरी दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जब अंडर रूट में माइनस आ जाता है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं ना, जैसे मान लो अंडर रूट के अंदर 5 लिखा है तो इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता, मतलब कोई तरीका नहीं है, तो हमें क्या करते हैं कि इमेजिनरी नंबर मान लेते हैं और इसको हम 5i लिख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यही कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे होते हैं? रियल और इमेजिनरी दो नंबर्स होते हैं इसमें। इनका यूज आपको तो करने को मिलेगा नहीं, ये बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट मैथमेटिकल साइंटिस्ट वगैरह यूज करते हैं, इनको हमारे यूज में नहीं आते हैं ये रियल और इमेजिनरी नंबर्स। मान लो आपको कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करना है तो आप इसको कैसे लिखोगे? 2 + 5i। आई का मतलब क्या है कि इसके अंदर कोई भी नेगेटिव, ये जो टर्म है ये नेगेटिव में, ठीक है, तो अंडर रूट -1 को हम आई रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात आ रही है ना समझ में? ये होते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है डेटा टाइप, दैट इज स्ट्रिंग। फर्स्ट नंबर्स है, समझ में आ गया ना? नंबर के अंदर 3-4 चीजें थी, इंटीजर्स, बूलियन, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दूसरा आपका टॉपिक क्या है? दैट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? दैट इज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ऐसा होता है जो बाकी की होती है ना, जैसे C++ है या C है, उनमें कैर मतलब कैरेक्टर्स के लिए भी एक अलग डेटा टाइप इन्होंने दिया हुआ है कैर करके, बट हमारे पाइथन में एक ही होता है स्ट्रिंग के लिए भी। अगर आपको सिंगल कैरेक्टर लिखना है उसके लिए भी, और आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स लिखने हैं उसके लिए भी एक ही डेटा टाइप है। बात समझ में आ रही है? मैं रिपीट कर देती हूँ। मैं ये बोल रही हूँ बेटा कि आपने अगर पहले C या C++ में क्या होता था, आपको ये लिखा हुआ मिल भी जाएगा बुक में कि उसके लिए एक अलग डेटा टाइप होता था। अगर आपको सिंगल डेटा, मान लो आपको हमें कुछ भी स्टोर करना है CH के अंदर, तो हम ऐसे अगर A लिखोगे ना तो इसका डेटा टाइप आपको कैर लेना पड़ता था। बट यहाँ पर एक ही डेटा टाइप होता है, दैट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर आप एक कैरेक्टर लिखो, 5 लिखो, 10 लिखो, 1000 लिखो, वो एक ही बात है। ठीक है, पहले चलता था C या C++ में कैर, अब नहीं चलता, इसमें नहीं है। इसमें तो स्ट्रिंग होता है सीधा। स्ट्रिंग का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। इसको आप सिंगल कोट्स में, डबल कोट्स में, ट्रिपल कोट्स में हम लिखते हैं। यूजुअली मान लो आपको नेम लिखना है, ठीक है, नेम ले लेते हैं, चलो छवि, ठीक है, तो ये आप किसके अंदर लिखोगे? डबल कोट्स के अंदर या फिर सिंगल कोट्स के अंदर या फिर ट्रिपल कोट्स के अंदर। ट्रिपल कोट्स जब हम चैप्टर भी पढ़ेंगे स्ट्रिंग, तब मैं आपको पूरा डिस्कस करेंगे ये क्या होता है, इसके अंदर किस किस पर कहाँ कहाँ यूज है। बट अगर सिंगल कोट्स, डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स में लिख देते हो तो वो क्या बन जाती है बेटा? स्ट्रिंग। समझ गए? अब स्ट्रिंग के अंदर एक नई चीज मैं आपको बताती हूँ, होता क्या है, ये जैसे स्टोर होगा वो बताती हूँ। ये जो स्टोर होगा ना बेटा मेमोरी में, वो ऐसे होगा। ठीक है, ये ऐसे करके स्टोर होगा। जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है वो 0 से होता है। तो इसमें कितने कैरेक्टर्स? तो 5 है, लेकिन इसका लास्ट साइज, अगर हम लास्ट वाले इंडेक्स, इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग। ये क्या है? इंडेक्स। ठीक है, इसका नाम क्या है? नेम। नेम नाम का वेरिएबल हमने बनाया है। ठीक है, इसके नेम के अंदर क्या 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 वैल्यू थी? छवि। और छवि मेमोरी में अगर हम स्टोर कर, मेमोरी में जो स्टोर होगी वो इस तरीके से होगी। ठीक है, और ये जो है इसको बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, अगर आपको खाली C शो करना है तो आप कैसे लिख सकते हो? नेम अकॉर्डिंग टू 0। अगर आप इसको प्रिंट करोगे ना बेटा तो इट विल रिटर्न C। समझ पा रहे हो? मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार फिर से। कोई भी वेरिएबल हमने बनाया नेम नाम का, ठीक है, उसके अंदर हमने वैल्यू दी है छवि। छवि जो मेमोरी में स्टोर होगा वो इस तरीके से होगा। स्टार्टिंग एड्रेस हमेशा हमेशा वो 0 से ही स्टार्ट होगा, फिर एक एक कैरेक्टर उसमें बढ़ता चला जाता है। ऐसे करके ये डेटा स्टोर होता है। ये जो प्रोसीजर है या ये जो काम है इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग।
ठीक है, अगर आपको एक एक कैरेक्टर शो करना है, जैसे मान लो आप सी खाली शो करना चाहते हो, तो आप प्रिंट के अंदर वेरिएबल का नाम लिखकर उसके अंदर उसका इंडेक्स एड्रेस दे दोगे, तो वो पर्टिकुलर एड्रेस वो पर्टिकुलर शो कर देगा अल्फाबेट। समझ गए? अगर आपको आई शो करना है तो आप क्या लिखोगे, प्रिंट के अंदर नेम ब्रैकेट, इसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू, ये वाला जो ब्रैकेट है ना इसको बोलेंगे अकॉर्डिंग टू। तो नेम अकॉर्डिंग टू 4, तो क्या आ जाएगा बेटा, आई। ठीक है, आपको एक वर्ड इतना समझ में आ गया ना? कोई डाउट है किसी को तो बताओ, रिपीट कर देती हूँ। नो मैम। ओके, चलो आगे चलते हैं। आपको एक टर्म सुनने के लिए मिलेगी इसके अंदर, दैट इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब है द थिंग विच इज नॉट चेंजेबल। ठीक है, जो हमारी स्ट्रिंग होती है वो इम्यूटेबल नेचर की होती है। इम्यूटेबल नेचर का मतलब है कि आप पर्टिकुलर कंटेंट को चेंज नहीं कर सकते। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ ए को चेंज करना चाहूँ तो मैं ए को चेंज नहीं कर सकती। समझ पा रहे हो? अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ कि नेम अकॉर्डिंग टू 2 इक्वल्स टू वी कर दें अगर, तो दिस इज द रॉन्ग वे। क्यों? क्योंकि जो हमारी स्ट्रिंग होती है वो इम्यूटेबल होती है। आप पूरा का पूरा तो ओवरराइट कर सकते हो। ठीक है, नेम अगर इक्वल्स टू अगर आपने कर दिया अंकिता, तो वो चेंज हो जाएगा, छवि की जगह क्या आ जाएगा, अंकिता, वो चल जाएगा। लेकिन आप पर्टिकुलर कंटेंट के अंदर चेंजेस करना चाहते हो तो दैट इज नॉट पॉसिबल इन स्ट्रिंग। और यही जो प्रॉपर्टी है इसकी, इसको बोलते हैं इम्यूटेबल। तो स्ट्रिंग्स आर ऑफ इम्यूटेबल नेचर। समझ में आई बेटा ये बात? इम्यूटेबल नेचर का मतलब क्या होता है कि हम इसके कंटेंट में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। कंटेंट में चेंजेस का मतलब क्या है कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर अल्फाबेट, पर्टिकुलर इंडेक्स पे अगर हमें कोई चेंजेस करने हैं तो वो हम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप पूरा का पूरा नाम ओवरराइट करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, पर किसी के अंदर आप उसके नहीं चेंजेस कर सकते। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इम्यूटेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या आते हैं, लिस्ट और टपल्स, अलग अलग टाइप के। ये जो है ना डेटा टाइप्स बेटा, स्ट्रिंग है या आगे जितने भी हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे ना अब, वो सब उनका आगे आगे एक एक चैप्टर है, तो बहुत डिटेल में हो जाएंगे। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये क्या हो रहा है, अभी ऊपर ऊपर से जा रहा है। बस मेन मेन चीजें समझ लो। स्ट्रिंग का मतलब है क्या होता है, लिस्ट का अभी मैं लिस्ट पढ़ाऊंगी उसका मतलब क्या होता है, टपल का क्या मतलब है, कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब हर किसी का सिर्फ मतलब समझ लो कि अच्छा ये है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये लिखा है तो हम इसको स्ट्रिंग कहेंगे, ये लिखा है तो ये कॉम्प्लेक्स है, ये लिखा है तो इंटीजर है, ये लिखा है तो फ्लोट है, ये लिखा है तो लिस्ट है। आप इस चीज को बस आइडेंटिफाई कर पाओ ना, तो ये चैप्टर समझ लो आपने समझ लिया पूरा। ठीक है ना? बेसिक, बिल्कुल बेसिक बेसिक जो चीजें हैं वो आपकी समझ में आ जानी चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट जो डेटा टाइप है आपका थर्ड, दैट इज लिस्ट एंड टपल्स। लिस्ट को डिस्कस करते हैं पहले। लिस्ट जो होती है बेटा वो आपको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई मिलेगी, कॉमा से सेपरेट होगी, 1 2 3 4 ऐसे करके इसके अंदर कुछ कुछ वैल्यूज होंगी। इसी ये जो दोनों है ना, हम इनको कंपाउंड डेटा टाइप बोलते हैं। कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि जो अकेले से नहीं बना है, जिसमें एक दो चीजें और ऐड हुई हैं, जैसे कि इसमें इंटीजर भी है ना, और ये एक पर्टिकुलर इंटीजर को हमने कंबाइन करा है, तो ये एक पर्टिकुलर अपना एक डेटा टाइप भी बन रहा है। तो ये ऐसा नहीं कि खाली अपने से इंटीजर से, हम इसके अंदर और भी वैल्यू, हम फ्लोट वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप के वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है ना? तो हम इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड डेटा टाइप, और इसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, चेंजेबल होते हैं, ये म्यूटेबल टाइप के होते हैं। ठीक है, या फिर म्यूटेबल। बात समझ पा रहे हो?
जैसे कि मान लो इसका नाम लिस्ट 1 मान लेते हैं, ठीक है, लिस्ट 1 मान लो, इसका नाम लिस्ट 1 है, आपने एक लिस्ट 1 नाम का बना दिया। आप प्रिंट करोगे मान लो लिस्ट 1 को, प्रिंट के अंदर आपने लिखा लिस्ट 1, तो ये सारे के सारे लिस्ट ऐसे ही आपको दिख जाएगी 1, 2, 3, 4, ये चारों के चारों आपको आंसर में दिख जाएंगे, ठीक है। अगर आपको म्यूटेबल कैसे, मैंने बताया ना ये म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब क्या है कि आप किसी पर्टिकुलर कंटेंट के अंदर चेंजेस कर सकते हो। जैसे मैं अगर लिखना चाहूँ लिस्ट 1 ब्रैकेट के अंदर 1 इक्वल्स टू कर दूं मैं 10, ठीक है, लिस्ट 1 अकॉर्डिंग टू 1 इक्वल्स टू 10, और आप फिर प्रिंट करो लिस्ट 1 को, तो क्या आउटपुट आएगा बेटा 1, 10, 3, 4। यहाँ तक समझ में आया? देखो जल्दी से। मैम इसमें केवल नंबर्स लिख सकते हैं? नहीं बेटा, हम इसमें और भी वैल्यूज लिख सकते हैं, स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं इसके अंदर। ओके मैम। ये समझ में आया? लिस्ट अकॉर्डिंग टू 1 पे हमने क्या कर दिया 10, वही होगा। देखो मैंने बताया ना स्टार्टिंग किससे होगी 0, तो 0, 1, 2, 3, 4 ये इसकी इंडेक्सिंग हो गई। हमने इसकी इंडेक्सिंग कहाँ पे चेंज करी? 1 वाले पे क्या कर दी 10, तो 0, 1, तो यहाँ पर जो 2 था वो क्या हो गया 10 से रिप्लेस हो गया, ठीक है। यही क्या है म्यूटेबल नेचर इसका, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं अगले वाले की। नेक्स्ट इज टपल। टपल जो होता है उसमें भी हम सेम तरीके से ही डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही इंटीजर या कुछ भी करके हम एक साथ भी लिख सकते हैं। हम इंटीजर वैल्यू भी लिख सकते हैं, स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं एक ही साथ, ठीक है। जैसे हम ऐसे कर सकते हैं 1, 2, A, B, ऐसे करके, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है टपल। टपल हमारा टॉपिक चल रहा है अब, ठीक है। टपल को आपने बना लिया, TOP नाम का कोई भी वेरिएबल बना लिया, T बना लो, किसी भी नाम से बना लो। इसको हम किससे ब्रैकेट ये वाले पैरेंथेसिस से हम इसके अंदर बनाते हैं। सेम प्रोसीजर है, बिल्कुल सेम है सब कुछ। हम कोई भी वैल्यू हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ये भी कंपाउंड टाइप का ही होता है, बट जब सेम ही है तो है ना, बट डिफरेंस तो होगा ही अनडाउटेडली। इसका जो नेचर होता है वो किस टाइप का होता है बेटा, इम्यूटेबल। इसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे लिखना चाहो टपल according to 0 equals to 5, so this is wrong because tuple is of immutable nature. tuple immutable nature का होता है। आप इसके अंदर ऐसे ही करके डेटा स्टोर या डेटा चेंजेस हम नहीं कर सकते इसके अंदर। समझ गया बेटा? यस मैम। आगे चलते हैं, फोर्थ डेटा टाइप की बात करते हैं। आपने सेट थ्योरी पढ़ा है 11th में सेट थ्योरी? यस मैम, फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स का। हाँ, तो अभी जो अगला डेटा टाइप है वो क्या है, सेट। अगर आपको सेट के फॉर्म में डेटा स्टोर करना है तो हम कर सकते हैं। जैसे मान लो इसका नाम ले लो माई सेट करके, आप इसमें सेम प्रोसीजर से ऐसे ये वाले कर्ली ब्रैकेट के अंदर डेटा क्या कर सकते हो, स्टोर, ठीक है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर से आप इसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हो। कोई डाउट? नो मैम। आगे चलते हैं। नेक्स्ट होता है डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या होता है बेटा, डिक्शनरी में क्या होता है कि इसमें एक की होता है, एक उसका वैल्यू होता है, और जो की होता है वो यूनिक होना चाहिए क्योंकि हम जो सर्चिंग करते हैं वो इसी के बिहाफ पर ही करते हैं। जैसे आपकी डिक्शनरी होती है ना, डिक्शनरी में क्या होता है डेटा आपका सॉर्टेड मैनर में होता है। असेंडिंग ही होता है, डिसेंडिंग पे होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में होता है। मतलब क्या है, पहले ए ही है, फिर बी है, फिर सी है, फिर तो जो ए है वो क्या है की वैल्यू है, उसके अंदर उसकी वैल्यूज हो सकती है, अलग अलग नाम से हो सकता है। ए के अंदर
बहुत सारी चीजें हो सकती है, एयर है, एरोप्लेन है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो लेकिन की क्या है, हम किसके बिहाफ, आप डिक्शनरी में ऐसे तो सर्च करते हो, आप पहले ए पे जाओगे, फिर उसके अंदर देखोगे अच्छा ये है, ये वाले पर्टिकुलर पेज पे जाना है, जैसे ए के अंदर हमें ई पे जाना है तो ए के बाद फिर देखेंगे उसके अंदर ऐसे करके तो सर्च करते हैं। तो डिक्शनरी में बिल्कुल यही है कि एक पर्टिकुलर की वैल्यू होगी जो कि यूनिक होगी, जिसके बिहाफ पे आप सर्च करोगे और उसकी एक पर्टिकुलर क्या होगी बेटा, वैल्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे हम इसमें की वैल्यू की, और इसमें बनाते कैसे, मान लो एक DIC नाम का बना लेते हैं एक डिक्शनरी, आप इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हो, ठीक है, ये की वैल्यू है, कॉलन लगाते हैं और उसकी कोई वैल्यू लिख देते हैं, ऐसे ही मान लो बी है, तो ऐसे करके हमारी क्या बन जाती है बेटा, डिक्शनरी। क्योंकि ये अल्फाबेट्स है इसलिए मैंने इसको सिंगल कोट्स में लिखा है। अगर ये अल्फाबेट्स की जगह कुछ और होते, न्यूमेरिकल वैल्यू होती कुछ कुछ, तो फिर हम यहाँ पर इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं लिखते। समझ में आ गया डिक्शनरी आई थिंक? मैम ये प्रिंट कैसे होगा? ये प्रिंट कैसे होगा, प्रिंट करने के लिए मान लो मैंने ऐसे लिखा प्रिंट, ठीक है, प्रिंट के अंदर डिक्शनरी, डिक्शनरी के बाद हम लिखते हैं बेटा उसकी की वैल्यू। मान लो जैसे ए है, ए लिखा, तो इसका प्रिंट में क्या आएगा, 1। ओके मैम। ठीक है, उसके बाद आपके बुक में जो नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है वो दिया हुआ है म्यूटेबल और इम्यूटेबल टाइप, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। म्यूटेबल इम्यूटेबल कौन कौन से हैं, जैसे मान लो इंटीजर्स हैं, ठीक है, फ्लोट है, उसके अंदर चेंजेस थोड़ी कर दोगे, आप ऐसे थोड़ी कर दोगे। मान लो मैंने लिखा a इक्वल्स टू 14.97, आप इसके अंदर ऐसे चेंजेस थोड़ी कर दोगे, 9 की जगह आपको 8 करना है तो 14.87 आप इसको बना सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते आप, पर्टिकुलर चेंजेस नहीं कर सकते आप। इसी को a इक्वल्स टू 14.87 ऐसे लिखोगे तो चल जाएगा, बट अगर आप चाहो कि a अकॉर्डिंग टू 1 2 3 3 4, अगर आप चाहो ए अकॉर्डिंग टू 4 इक्वल्स टू ऐसे करके आप 8 लिख दो, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट पॉसिबल। बताया ना, आप पूरे का पूरा कंटेंट तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आप किसी के अंदर पर्टिकुलर के अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते। सॉरी, ठीक है ना, ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे ही ये हो गए फ्लोट नंबर्स हैं, बूलियन है, स्ट्रिंग है, टपल है, ये सब क्या होते हैं, इम्यूटेबल। और म्यूटेबल टाइप के म्यूटेबल कौन से हो गए, जैसे लिस्ट हैं, डिक्शनरीज हैं और सेट हैं, ये तीनों कैसे होते हैं, म्यूटेबल टाइप के। आई थिंक समझ में आ गया, म्यूटेबल इम्यूटेबल, कोई दिक्कत नहीं होगी। यस मैम। नाइस, आगे चलते हैं, काफी लंबा है चैप्टर। चलो उसके बाद चलते हैं वेरिएबल इंटरनल। इसके अंदर हम कुछ फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक होता है टाइप, आईडी, ठीक है, और वैल्यू, और वैल्यू। देखो टाइप कैसे चलता है, आपका मान लो मैंने बनाया है एग्जाम्पल, पहले हम टाइप को डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके बना देते हैं, ठीक है। हम पहले टाइप को डिस्कस करें, मानो मैंने लिखा a इक्वल्स टू 4, तो हम किसका टाइप देखेंगे, a। अगर आपने लिखा टाइप के अंदर a, इट विल रिटर्न इंट, मतलब ऐसे क्लास भी लिखा होगा क्योंकि इंटीजर क्लास के अंदर होता है, ठीक है। किसी भी कोई भी डेटा टाइप से ये सब क्लासेस के अंदर स्टोर होते हैं। इससे मतलब नहीं है ये किस टाइप का दिखाएगा आपको, इंट, क्योंकि इंटीजर टाइप का है। बात समझ में आ रही है बेटा? अगर यही मैं इसको a इक्वल्स टू 4.2 कर देती तो ये किस टाइप का आपको लिखा जाता आंसर, फ्लोट, ठीक है। यही अगर स्ट्रिंग होता तो स्ट्रिंग टाइप का है। जिस भी टाइप का आप बनाओगे डेटा वेरिएबल, उस टाइप का क्या आ जाएगा बेटा, उसका टाइप। टाइप समझ गए ना कि किस टाइप का है, आपको वो देखना है, तो आप टाइप के अंदर सीधा ऐसे लिखोगे। अगर आप इसके अंदर ऐसे लिखोगे प्रिंट के अंदर टाइप, तो ये आपका आंसर आ जाए। समझ गए बेटा?
आगे चलते हैं। अब चलते हैं आईडी पर। ठीक है, आईडी का मतलब होता है, ये आपको क्या दिखाएगा बेटा, एड्रेस, कि कौन से एड्रेस पे जाके हमारा जो डेटा है वो स्टोर हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कहीं कहीं स्टोर हुआ है, ए की वैल्यू 4 ले लेते हैं, ये कहीं किसी मेमोरी में जाके इस वाली लोकेशन पे स्टोर ए की 4 है, कहीं स्टोर हुआ है, उसका एड्रेस क्या है 10010012344 कुछ भी, ये इस एड्रेस पे जाके स्टोर हुआ है। हाँ दिख रहा है ना आगे कहा। तो अब आपको क्या लिखना है, मान लो आपने प्रिंट के अंदर लिखा आईडी ए, तो ये जिस भी मेमोरी में जाके स्टोर हुआ होगा, कहाँ पर हुआ है हमें मतलब नहीं है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, हमारा काम ये है सिर्फ हमें देखना है कि कौन से एड्रेस पे स्टोर हुआ है। तो आप आईडी लिखोगे तो आपको ये आंसर आ जाएगा। यहाँ 4 भी है बेटा, कैमरे में दिख नहीं रहा है, आई थिंक ना 3 के आगे कुछ भी हो सकता है, ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसा कुछ नहीं कि 100 से स्टार्ट होगा, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ एग्जाम्पल। ठीक है, बात समझ पा रहे हो ना, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं वैल्यू पर। आपको वैल्यू शो करनी है, ये तो बहुत ही सिंपल है। जैसे आपने लिखा प्रिंट ए, तो ये इसकी वैल्यू दिखा देगा, व्हाट इट विल रिटर्न 4, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, अगर आप ऐसे लिखोगे, मान लो इसके अंदर आप ऐसे लिखते हो बेटा प्रिंट ए, सॉरी ए तो हो गया प्रिंट 4, तो ये सीधा 4 प्रिंट करेगा, आपसे पूछेगा भी नहीं कुछ, बेचारा सीधा सा। ठीक है, अगर आप इसके अंदर ऐसे लिखते हो बेटा प्रिंट 4 + 10, तो इट विल गिव यू 14। ठीक है, अगर आप इसके अंदर ऐसे लिखते हो प्रिंट, स्ट्रिंग बना दो उसको, 4 + 10 को हमने स्ट्रिंग बना दी। ठीक, किसी भी चीज को आप स्ट्रिंग बना सकते हो, बस इसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमास लगा दो, इन्वर्टेड कॉमा लगाते वो स्ट्रिंग बन जाएगी। तो ये फिर अब इसको इवेल्युएट नहीं करेगा, आंसर नहीं निकालेगा, ये प्रिंट में क्या दिखा देगा 4 + 10। समझ में आया वैल्यू? यस मैम। आपके बुक में दिए हुए नहीं है ये वाले एग्जाम्पल्स, मैंने सिर्फ ऐसे बता दिए हैं। बात समझ में आ गई ना? यस मैम। अब देखो इन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपके बुक में अगर आप देखोगे पेज नंबर 215 पर एग्जाम्पल 1 लिखा हुआ है, व्हाट विल बी द आउटपुट। अच्छा एक चीज रह गई थी बेटा, जब हम सेट पढ़ते हैं ना, तो सेट में अगर कोई डुप्लीकेट एंट्री होती है तो वो उसको प्रिंट नहीं करेगा ना, आप स्टोर कर सकते हो। जैसे इन्होंने फर्स्ट एग्जाम्पल में ले रखा है n set1 = 11, 12, 13, 13। अगर आप प्रिंट करोगे तो इट विल प्रिंट 11, 12, 13। डुप्लीकेट वैल्यू वो प्रिंट नहीं करता, सेट के अंदर वो डुप्लीकेट वैल्यू जब आप प्रिंट करते हो तो वो प्रिंट नहीं करता है। ठीक है, जो सिंगल वैल्यू होती है केवल उसे प्रिंट करता है। ओके मैम। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वो प्रिंट क्यों नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है इन द प्रीवियस एग्जाम्पल व्हाई डिड द कोड नॉट प्रिंट द आउटपुट एग्जैक्टली एट द इनपुट। इनपुट क्या था इसमें, इनपुट था set1 = 11, 12, 13, 13। और अगर आप इसको प्रिंट कर रहे थे n set1 को, तो व्हाट इट विल प्रिंट 11, 12, 13। ठीक है, ये प्रिंट कर रहा था। तो क्वेश्चन है कि ये जो वैल्यू इनपुट था ये सेम आउटपुट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सेट की प्रॉपर्टी है कि वो डुप्लीकेट वैल्यूज को शो नहीं करता। बस ये आंसर है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, दो वेरिएबल दे रखे हैं और उसका टाइप आपको बताना है, तो कौन सा फंक्शन आप लगा दोगे, टाइप v1 और v2 दे रखे हैं। आप क्या लिखोगे, टाइप v1 तो जिस भी टाइप का होगा वो दिखा देगा, फिर क्या लिखोगे टाइप v2 तो जिस भी टाइप का होगा वो दिखा देगा। कोई दिक्कत? नो मैम।
ठीक है, आज इतना ही करते हैं, बाकी का करेंगे कल से कंटिन्यू।